अच्छा जी, ठीक है। हम बढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ठीक है। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द कैश सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट इन टाइम कंट्रोल ऑफ गुड आर द सर्विसेज इज ट्रांसफर्ड। Significant financing component can either be explicit or implicit. Factors to consider include difference between the consideration price and cash selling price। ठीक है, जो आप मतलब कैश में अगर सेल करें तो उसकी प्राइस इतनी है और जो कंसिडरेशन आपने कमिट की है वो ये है। अगर उनमें डिफरेंस है तो वो होपफुली हो सकता है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट का डिफरेंस हो। ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द रेलिवेंट मार्केट एंड लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द पेमेंट, ये सारे फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं वाइल कंसीडरिंग फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट when the customer paid in advance and the timing of the transfer of control of goods is at the customer discretion। कस्टमर ने पैसे एडवांस में आपको दे दिए हैं, ठीक है, और आपने गुड्स भी अवेलेबल फॉर यूज़ उसके लिए कर दी हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा। मतलब उसकी मर्ज़ी है कि वो कह रहा है कि मैं इसको 2 साल में गुड्स को पिक करूँगा, या उसके पास जगह नहीं है रखने के लिए, उसने आपको कहा कि आप रिक्वेस्ट की कि आप रख लें, तो इस केस में वो कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ओरिजिनेट नहीं होगा। उसके बाद है द कंसिडरेशन इज़ वेरिएबल विद अमाउंट और टाइमिंग बेस्ड ऑन फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। तीसरा है द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड कैश सेलिंग प्राइस अराइजेस फ्रॉम अदर नॉन फाइनेंसिंग रीजंस। परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन, ठीक है, आपने गुड्स की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए उसको रखवा दी है, तो इस केस में अगर कुछ डिले हो जाता है तो वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद है डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड, कि जो आपने इसकी डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ करना है वो क्या है कि मस्ट रिफ्लेक्ट क्रेडिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टी रिसीविंग द फाइनेंसिंग। जो पार्टी फाइनेंसिंग रिसीव कर रही है आपने उसके हवाले से क्रेडिट रेटिंग के हवाले से उसका क्रेडिट जो करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है। उसके बाद है कि प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट पीरियड बिटवीन ट्रांसफ़र एंड पेमेंट इज़ 12 मंथ और लेस, कि अगर गुड्स को ट्रांसफ़र करने में और पैसों के आने में अगर 12 या उससे कम महीनों का डिफरेंस है तो वो आप उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ना लें, अगर ज़्यादा का है फिर ही लें। ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन वेरिएबल है जैसे कि कोई डिस्काउंट रेट या रिबेट का जिक्र है या ये काम हो गया तो परफॉर्मेंस कंसिडरेशन ये होगी। ठीक है। कोई पेनल्टीज़ या कंटिजेंट पेमेंट्स हैं, इस केस में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज़ करना है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आपने देखना है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में किसकी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस होगी, आपने उस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है। और अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने देखना है कि मोस्ट लाइकली अमाउंट क्या होगी जो आपको रिसीव होगी, तो वो आपकी परफॉर्मेंस जो कंसिडरेशन ट्रीट होगी। ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कस्टमर को पेमेंट्स करनी होती है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ नॉट मनी, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ कूपन्स और वाउचर्स। इस केस में भी आपने जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो निकालते हुए उनका इम्पैक्ट को जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है। आपने उसको अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को रिडक्शन इन प्राइस कंसीडर करना है कि जब आपने कोई कूपन पेमेंट्स या कोई लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह हैं वो कस्टमर को जब वो परचेज कर लें उनको देने हैं तो। ठीक है। द कंसिडरेशन पेड एक्सीड्स द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज रिसीव्ड, द डिफरेंस इज सेट अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस। कि उन्होंने जो आपको कंसिडरेशन पे की है आपकी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो पैसे आपने उनको बाद में वापस करने हो या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर हो, तो आपने उसी हवाले से उसकी अकाउंटिंग करनी है, अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को या जो कंसिडरेशन है उसको अकाउंट फॉर कर लेना है उसमें। ठीक है। उसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी रिलायबल डिटरमाइन। अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन ना हो तो जो पैसे मिले हैं आपको आप ये अज्यूम करें कि वही उसकी फेयर वैल्यू है, अपने वो अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस कंसीडर करना है। उसके बाद है कि अकाउंटिंग फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको पैसे रिसीव नहीं हो रहे होते बल्कि आपको कोई नॉन कैश आइटम या कोई एसेट रिसीव हो, तो इस केस में आपने अपनी जो गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है उसी को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है।
और ओवर एंड अबव जो है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन कर ली। चौथा स्टेप है कि एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस आपने डिटरमाइन की है आप उसको अपनी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करें। ये तभी होगा कि जब आपने कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई किया और दूसरे स्टेप में आपने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देखी। अगर आपको लगता है कि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो आप अपनी तीसरे स्टेप में जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन की है उसको भी एलोकेट करें दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। ठीक है, अपनी एलोकेशन किस तरह करनी है, वो आपने स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे करनी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये है, बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी मेथड्स भी हैं कि मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच से के थ्रू भी कर सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड कोस्ट प्लस मार्जिन के थ्रू भी कर सकते हैं, या रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच ये है कि आपने बंडल ऑफ गुड्स सेल किया, उसमें 3 प्रोडक्ट्स थी, ए बी सी। ए और बी की आपको मालूम है, सी की नहीं है, तो आप ये देख लें कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है और उसमें से ए और बी की जो मालूम है वो माइनस कर दें तो रेजिडुअल अप्रोच सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें बस ये मसला होता है कि अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो थर्ड जो रेजिडुअल अप्रोच वाली प्राइस है ना उस पर एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एलोकेटिंग अ डिस्काउंट एग्जिस्ट वेयर द सम ऑफ द स्टैंड और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्सीड्स द कंसिडरेशन पेएबल, कि जो कंसिडरेशन पेएबल है और जो सम सेलिंग प्राइस उनका अलग अलग सम है वो ज़्यादा होता है और आपको जो कंसिडरेशन मिलना होती है वो कम है, तो डिस्काउंट है। तो आपने इसको भी एक एफिशिएंट तरीके से कि जिन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड ये डिस्काउंट हो उन्हीं में आपने इसको बाइफरकेट करना होता है, उसी को एलोकेट करना होता है। ठीक है, एलोकेट देखिए ना, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं कि हम उस पर कोई डिस्काउंट देते ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको एज ए पैकेज सेल कर रहे हैं तो वो हम जो है ना डिस्काउंट अगर दिया है तो वो डिस्काउंट जिस गुड्स पे नहीं देते उस पर एलोकेट भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है कि एलोकेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन इज एलोकेटेड एंटायरली टू अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज विद इन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इफ बोथ the term of the variable consideration relates specifically to satisfying the performance obligation, or the allocation of the variable consideration is consistent with the principle that the transaction price is allocated based on what the entity expect to receive for satisfying performance obligation। ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन है अगर कि अगर ये काम हुआ तो हम इसको इतनी पेमेंट्स करेंगे, ये हुआ तो इतनी। ठीक है, तो इस केस में या डिस्काउंट रेट पे या इंटरेस्ट रेट पे कंसिडरेशन जो है ना वो डिपेंडेंट है, तो आपने उनको काउंट फॉर करना है ऑन द टाइम ऑफ एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, एट द टाइम ऑफ एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद है जी IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कस्टमर का स्टेप 5 रिकग्नाइज रेवेन्यू, कि जब आपने एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी तो आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी, गुड्स के केस में जब आपने कंट्रोल्स और उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड है वो ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, वो ट्रांसफ़र होगी। और सर्विसेज के केस में मतलब ओवर द टाइम भी हो सकती है और एट अ पॉइंट इन टाइम भी हो सकती है। एट अ पॉइंट इन टाइम क्या है कि जब आपने जैसे ही गुड्स और सर्विसेज का कंट्रोल ट्रांसफ़र किया तो वो जो है ना सेटिस्फाई होगी। और ओवर द टाइम क्या है कि सर्विस के केस में कि आपने एक सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देनी है, 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ या 3 मंथ, तो आपने उसी हवाले से जैसे सर्विस दे रहे हैं आप उसको रिकग्नाइज़ करना है। ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन कैसे होगी या हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुड्स का कंट्रोल दे दिया है, तो वो कुछ की कुछ कंडीशंस हैं कि एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एसेट, कि कस्टमर के पास राइट चला गया है कि वो उस एसेट को अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट करे, यूज़ करे, उससे रिलेटेड तमाम बेनिफिट्स उसके हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कस्टमर का राइट है, उससे लीगल टाइटल उसका हो गया है, रिस्क एंड रिवार्ड उसके हैं, तो ये कंट्रोल की जो है ना वो डेफिनेशन या जो कंडीशंस हैं वो मीट हो गई हैं। आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू ओवर द टाइम अप्लाइज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया आर मेट, कि इन तीनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया मेट हुआ ना
तो हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे, वन टाइम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तब करेंगे। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है कि कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम ऑल द बेनिफिट्स, कि कस्टमर को जैसे ही आप सर्विस दे रहे हैं वो उसको यूज़ करता है, ठीक है, और कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि क्लीनिंग सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप उनके स्टाफ ने उधर जाके सफाई किया, वो किया, कस्टमर ने यूज़ हो गया, मतलब उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए उसे दोबारा अगले दिन ही या बाद में सफाई करना होगी, मतलब उसने जैसे रिसीव की उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, दूसरा है कि द एंटिटीज़ वर्क क्रिएट्स आर इन्हांसिस एन एसेट कंट्रोल बाय द कस्टमर, कि जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं आप कस्टमर के बिहाफ पे, तो जैसे ही उस बिल्डिंग पे कोई बिल्डिंग मटेरियल या कुछ और इंजीनियरिंग सर्विस आप दे रहे हैं तो वो इन्हांस हो रहा है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इनटेंजिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी वो क्या है आपकी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज करने। तीसरा है कि द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी and the entity has an enforceable right to the payment for performance completed to date, कि आपने जो एंटिटी के लिए सर्विस दी है वो उसको कोई अल्टरनेटिवली उसका यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर अल्टरनेटिवली कर सकें तो फिर तो परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन ही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, उस पर अभी और काम होना है, लेकिन आपने जितना काम कर दिया है उसका आपके पास इन्फोर्सिबल राइट है कि वो आप जो है उसके पैसे उनसे वसूल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आपका जो है एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि एंटिटी अभी इसको यूज़ ही नहीं कर सकती, अभी आपने और परफॉर्मेंस एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के कुछ मेथड्स हैं कि कैसे आपने इसको डिटरमाइन करने हैं। कुछ आउटपुट मेथड है कि कितना काम हो गया, वो आप किसी से सर्वे करवा लें। लेट्स सपोज अगर बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो इंजीनियर से कि इतनी बिल्डिंग बन गई है तो इतना रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर लें, इतनी पेमेंट्स उनसे वसूल करें। ठीक है, दूसरा मेथड है इनपुट मेथड। ये आउटपुट मेथड था कि आपने कितनी सर्विस दे ली उस हिसाब से रेवेन्यू रिकग्नाइज करें। इनपुट मेथड है कि आपने कितना उस पर खर्चा कर लिया है, कितनी लेबर आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, कितना टाइम लैप्स हो गया है, मशीन आवर्स कितने हैं। ठीक है, तो आप उस हवाले से भी रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इस पे मशीन आवर इस प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट पे 100,000 लगने थे, आपने 80,000 जो है लगा दिए, तो आप 80,000 का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड कर लें, आपका उसका राइट बन गया है। उसके बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे कब करेंगे कि जैसे ही आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दी है आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर दें। ठीक है, रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज एट अ पॉइंट इन टाइम इफ़ द क्राइटेरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉट मेट। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई IFRS 15 एप्लीकेशन गाइडेंस है कुछ, कि कुछ स्टेप कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन गाइडेंस क्या है कि कुछ स्पेसिफिक मतलब इसमें एप्लीकेशंस हैं स्टैंडर्ड की, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, वारंटीज़ हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, लाइसेंसिंग है, आप इनकी किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, ये स्टैंडर्ड इनके बारे में भी गाइडेंस देता है। कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इंक्रीमेंटल एंड एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड कैन बी रिकग्नाइज्ड एज एसेट। ठीक है, इफ़ cost to fulfill a contract are within the scope of other IFRS देन अप्लाई अदर IFRS। जैसे कि आपने कोई इन्वेंट्री बनाई है, ठीक है, तो अब उस पर IS2 लगेगा। आपने एक कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए कोई प्लांट या मशीनरी परचेज़ की है तो उस पर I16 अप्लाई होगा। ठीक है, रेलिवेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। IFRS 15 कब अप्लाई होगा या कॉन्ट्रैक्ट कब अप्लाई होगा? If not, a contract is recognized under IFRS 15 only if the costs are specifically identifiable and directly related to the contract. ठीक है, create or enhances the resources of the entity that will be used to satisfy the performance obligation and expected to be recovered. ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो आपने IFRS 15 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकग्नाइज करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोस्ट दैट आर रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, कि कुछ कोस्ट हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट हो जाती हैं, जैसे कि कोई जर्नल या एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के खर्चे हैं, वेस्टेज हुई है, आप उन्हें उसको जो है ना कैपिटलाइज नहीं करना।
उसके बाद जो आपने IFRS 15 में एसेट रिकग्नाइज किया है, आप उसकी जो है ना अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, वो भी आपने सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स की बेसिस पे करनी है जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। और आप उसको इम्पेयरमेंट भी चार्ज करेंगे अगर आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे या जो एंटिटी है वो पेमेंट नहीं कर सकेगी, जो कंसिड्रेशन मिलना थी वो नहीं मिलेगी, तो आपने उसको इम्पेयर भी करना है, ठीक है। उसके बाद है वारंटीज़। वो कह रहा है वारंटी फॉल इन आइदर वन ऑफ द टू कैटेगरीज। अश्योरेंस टाइप, कुछ वारंटीज़ होते हैं कि ये आपको हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं ये प्रॉपर काम करेगी, हम आपको अश्योरेंस देते हैं, अगर नहीं करेगी तो हम जो है ना आपको इसको चेंज करके देंगे, या इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा इसको ठीक करने में वो हम करके देंगे, ठीक है। आप उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी, या अगर नहीं चलेगी तो हम इसको करेंगे। तो ये जो है ये कुछ वारंटीज़ होती हैं कि जो अंडर लॉ भी होती हैं, कि लॉ रिक्वायर करता है कि आपने इतना अरसे की वारंटीज़ देनी है। तो इस तरह की जो वारंटी है वो IAS 37 में, मतलब आपने उसकी जो प्रोविजन है ना वो रिकॉर्ड करनी है, उसको IFRS 15 में रिकॉर्ड नहीं करना, जो कि अंडर लॉज हैं या अश्योरेंस टाइप जो वारंटीज़ हैं, ठीक है। और आपने लेंथ भी देखनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर ज़्यादा मतलब टाइम पीरियड है कि आपने 2 साल की या 3 साल की या साल की वारंटी दी है, तो इस केस में आपने उसको IAS 37 ही ट्रीट करना है। दूसरी है सर्विस टाइप वारंटीज़, एक है एश्योरेंस टाइप जो कि आपने IAS 37 में कर, दूसरा है सर्विस टाइप अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15, ठीक है। A service is provided in addition to an assurance to the customer the goods or services will function as specified। अगर हमने जो आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह ही फंक्शन करेगी, अगर नहीं करेगी तो हम आपको ये ठीक करके देंगे, तो इस केस में वो आपने एक अलग से कुछ सेपरेट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन जो है ना वो कमिट की है, तो लिहाजा आपने वो IFRS 15 के अंडर ट्रीट करना है उसका, ठीक है। और अगर आप उसको अलग से भी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, तो वो IFRS 15 में ही ट्रीट होंगी। दूसरा है नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फ़ी। कई दफ़ा जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं दो पार्टीज़ तो कुछ पेमेंट करना होती है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होती है तो कुछ जॉइनिंग फ़ीस, एडमिशन फ़ीस इस तरह की हैं। तो ये एंटिटीज़ का मतलब अपने जजमेंट से उन्होंने देखना है कि क्या उससे रिलेटेड हमने कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कमिट की है, अगर की है तो आपने उसको जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के सेटिस्फाई होने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अगर नहीं की, ठीक है, कि आपने एडमिशन ले लिया, अब जो है ना फीस जैसे ली है, अब कस्टमर जो स्टूडेंट है एडमिशन ले या ना ले, आपका जो है ना वो रेवेन्यू बन गया, तो आप इसको फ़ौरन अपने रेवेन्यू में रिकॉर्ड करें, ठीक है। और अगर एडवांस पेमेंट आपने ली है कि आपने उनसे फ़ी पकड़ ली है, आपने उससे रिलेटेड सर्विस देनी है, तो इस केस में वो एडवांस पेमेंट है, जब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो तब आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दूसरा है एक लाइसेंसिंग। इफ़ द लाइसेंस इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर गुड्स और सर्विस। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो आप गुड्स और सर्विस दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ जो परमिशंस है वो सिर्फ उसी पार्टी को अलाउ होती हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ को अलाउ होती हैं। तो आपने कॉन्टैक्ट करते हुए ये भी मतलब जो है इन कंसिड्रेशन रखना है कि क्या ये जो गुड्स और सर्विसेज मैं दूसरी पार्टीज़ को ट्रांसफ़र कर दूँ देनी है, क्या उसके पास इनको यूज़ करने का राइट भी है, लाइसेंस भी है। अगर नहीं है तो जो है क्या मैं उनको प्रोवाइड, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ प्रोवाइड करना है। तो जब आप उनको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब उनके पास सिर्फ वो गुड्स गई हैं लेकिन उसका उनके पास अभी राइट टू यूज़ नहीं है, जब तक आप उनको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है। मतलब लाइसेंस देना कोई डिस्टिंक्ट नहीं है उन गुड्स एंड सर्विसेज से, बल्कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी कंप्लीट ही तब होगी कि जब आप उनको लाइसेंस भी दे देंगे। तो आपका जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो लाइसेंस के ट्रांसफ़र पे ही करना है। जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसफ़र की और साथ ही लाइसेंस, तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, और वो सिंगल परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन है, ठीक है। दूसरा है द कस्टमर कैन बेनिफिट, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है लाइसेंस, मतलब आपने गुड्स एंड सर्विस दी, अब वो लाइसेंस या जो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं वो किसी और से अगर ले सकते हैं, तो आपने उनको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो
आपने उसके सेटिस्फाई होने पे करना है। अच्छा जी, उसके बाद है आखिरी पेज है इसका कि प्रेजेंटेशन क्या देनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या प्रेजेंटेशन होगी, और प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में IFRS 15 से रिलेटेड जो चीज़ें आ सकती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ हैं। आपने इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और रिसीवेबल है, अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन, आपने इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। और प्रॉफिट और लॉस में क्या है, लाइन आइटम देनी है आपने हर रेवेन्यू की, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी है, लेट्स सपोज शुगर कंपनी है, उसने सेल ऑफ शुगर दिखानी है, बगास, मोलेसिस, डिफरेंट लाइन आइटम्स दिखानी है एज़ पर IS 1, ठीक है। उसके बाद लिखा ट्रांजिशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नया है 2018 से ऑनवर्ड जो एप्लीकेबल है, पीरियड्स बिगनिंग ऑन और आफ्टर, तो इस केस में ट्रांजिशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो 2018 से पहले के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपने उनको किस तरह IFRS 15 के एम्बिट में लेकर आना है। तो ये आपने देखना है कि आपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है आपने बिगनिंग इनिशियल एप्लीकेशन वाले पीरियड में डाल देना है, आपने उसको एज पर IS 8 जो है ना वो ट्रीट करना है, ठीक है। आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और फुल रेट्रोस्पेक्टिव भी, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि आपने जिस पीरियड में उसको अप्लाई किया है इनिशियल एप्लीकेशन, उसी पीरियड में सारे इम्पैक्ट्स जो है ना आपने ले लेने हैं। और फुल है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेट्स 2016 में या 15 में शुरू हुआ था, तो आप पिछले 2-3 सालों पे जाके उसको मुकम्मल मतलब एक तरीके से सही कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग को एज़ पर IFRS 15 कर सकते हैं। तो आपने वो अप्रोचेस जो है ना यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्लोज सफिशेंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल यूज़र टू अंडरस्टैंड द नेचर, अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज, ठीक है। आपने ये डिस्क्लोज करना है कि किन कस्टमर से हमारे कॉन्टैक्ट है, अपने मेजर कस्टमर बताने हैं, डिसएग्रीगेशन ऑफ रेवेन्यू बताना है कि सेल शुगर की सेल इतनी है, लेट्स सपोज बगास इतना है, मोलेसिस इतना है, इस तरह की चीज़ें। ये मेरे कॉन्टैक्ट एसेट हैं, ये कॉन्टैक्ट लाइबिलिटी हैं, ये मेजर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये सेटिस्फाई हो गए हैं, ये अभी रिमेनिंग है, ठीक है। अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो आपने उससे रिलेटेड भी जो है 12 मंथ और लेस जो है वो रिकॉर्ड करना है चीज़ों को। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अगर कोई एसेट आपने बनाया है जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 12 महीने या उससे ज़्यादा यूज़ परफॉर्म्स ओब्लिगेशन को सेटिस्फाई करना है, तो इस केस में आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करना है और उसको अमोर्टाइज और इम्पेयरमेंट एज़ पर IFRS 15 करनी है, ठीक है। फिर आपने अपनी जजमेंट्स के बारे में बताना है कि मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ऐसे जज किया है कि ये सेपरेट है या ये डिस्टिंक्ट है। वो आपने अपनी पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ें आपने जो है ना डिस्क्लोज करनी है। मोस्टली ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, इनकी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है PTCL की, जैस की, आप उनको रेफ़र करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब समझ आ जाएंगी, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कॉन्टैक्ट कॉस्ट जो आपने कैपिटलाइज़ की हैं, उस केस में आप मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन बताएंगे कि उनको हम ऐसे अमोर्टाइज़ करेंगे, ठीक है। उनका क्लोजिंग बैलेंस इतना है और उन पे हम इम्पेयरमेंट अगर चार्ज की है तो वो कितनी है, ये आपने सेपरेटली डिस्क्लोजर देना है, इसको डिस्क्लोज करना है। ओके जी, थैंक यू। होपफुली चीज़ें आपको समझ आई होंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।